सज गए हाथ मेले, धरती मुस्काई, शरद ऋतु अपने संग उत्सव की छटा लाई। नमस्कार, रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। शरद ऋतु आते ही उत्सवों की रंगोली सज जाती है। अभी गांधी जयंती बीती है, जब हमने सत्य और अहिंसा पर चलने का प्रण लिया है, तो वहीं शारदीय नवरात्रों ने आकर हमारे मन में एक नई ऊर्जा भर दी है। आगे ये ऊर्जा और बढ़ेगी, उत्सवों का आनंद और बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ आइए आगाज करते हैं रंग तरंग का। सज गए द्वार तोरण, सज गई रंगोली, उत्सवों ने आकर भर दी धरती की झोली। शारदीय नवरात्र अपने साथ एक नया आनंद, एक नई ऊर्जा लेकर आते हैं, जो वर्ष भर हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। इस वर्ष भी देश भर में नवरात्र का पर्व पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। आइए आपको दिखाते हैं इसी नवरात्र पर्व की कुछ झलकियां। शिवदूती स्वरूपेण दैत्यमावने घोररूपे महारावे भैरवे नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र माँ की आराधना का पावन पर्व। देश भर में सजे पूजा पंडालों में माँ की संतानें माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों पर श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। बंगाली समुदाय की दुर्गा पूजा षष्ठी से शुरू होती है। इस अवसर पर न केवल सुंदर परिधानों में सजे संवरे लोग उत्सव का आकर्षण बढ़ाते हैं, बल्कि इस अवसर पर किया जाने वाला धानुची नृत्य भी लोगों के आनंद को बढ़ा देता है। कभी कोलकाता से शुरू हुई धनुची नृत्य की परंपरा आज पूरे देश में निभाई जाती है। देश में कोने कोने में बसे देवी भगवती के भक्त नवरात्रि के दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए धनुची नृत्य करते हैं। मान्यता है कि देवी मां इस नृत्य से अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन सिंदूर खेला का आयोजन होता है। मान्यता है कि इस दिन अपने मायके से आई बिटिया को सिंदूर लगाकर विदा किया जाता है। माँ भगवती इस दिन एक बिटिया के रूप में नजर आती है। दुर्गा पूजा के साथ ही देश भर में नवरात्र पर्व पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाअष्टमी और महानवरात्रि पर देश भर में पूजा अनुष्ठानों के साथ ही कन्या भोज भी कराया गया। तो वहीं गुजरात समेत देश भर में गरबे की धुनों पर लोग थिरकते दिखाई दिए। क्या आम, क्या खास, क्या राजनेता और क्या खिलाड़ी, गरबे के जुनून से कोई नहीं बच सका। शेर माँ, शेर माँ, ये शेर माँ, शेर माँ, रोना शेर मारे, रोना शेर मारे। सर पर कलश रख परंपरागत गरबा नृत्य हो या आधुनिकता के रंग में रंगा डांडिया और युवाओं की ऊर्जा से सजा बॉलीवुड नुमा गरबा नृत्य, नवरात्र में गरबा आनंद की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बन जाता है। I think it's one has to keep traditions like this because this is very beautiful and it's really unique in the world. सभी लोग नाचते हुए गाते हुए फैमिली के साथ मजे ले रहे हैं। गरबा से पता लगता है कि गुजरात में लोग इतना खुश क्यों हैं। वहीं दक्षिण भारत में इस अवसर पर गोलू पर्व मनाया जाता है, जिसमें रंग बिरंगी गुड़िया, मूर्तियाँ और मिट्टी के खिलौने से घर को सजाया जाता है। 9 सीढ़ियों पर इन मूर्तियों को बेहद सुंदर ढंग से इस तरह रखा जाता है कि घर में आने वाले मेहमान की नजर सबसे पहले इन सुंदर गुड़ियों पर ही पड़ती है।
शारदीय नवरात्र अपने साथ उत्सवों की एक बरसात सी लेकर आते हैं। खुशियों का एक मेला लग जाता है और इस रौनक की चमक हर चेहरे पर, हर मन पर दिखाई देती है। नवरात्र पर्व के आखिरी दिन विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में इस दिन रावण दहन को पूरे ही देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारत के हर गांव, कस्बे और शहर में रावण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और राम के बाण से उनका दहन किया जाता है। ये प्रतीक है कि कोई युग हो, कोई वक्त हो, लेकिन बुराई पर अच्छाई जरूर जीतती है। रंग तरंग डीडी न्यूज। त्योहारों की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये आपको मौका देते हैं खुद से अपने आप को नए नवेले अंदाज में ढालने का। जैसे धरती जो गर्मी की, बरसात की शिद्दतों को झेलने के बाद फूलों से सज जाती है, रंगों से सज जाती है। और ये हाट मेले भी हमारे आनंद को, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए ही आते हैं। और एक ऐसे ही मेले में हम इस वक्त मौजूद हैं जो दिल्ली हाट में स्फूर्ति मेले के नाम से लगा हुआ है। तो उत्सवों के इस मौसम में घर से बाहर निकलिए, इन हाट मेलों का आनंद लीजिए ताकि आपका घर सुंदर दिखे, आप सुंदर दिखे और साथ ही इन कारीगरों को, इन कलाकारों को रोजगार भी मिले। त्योहारों का मौसम आते ही शहरों, गांव, कस्बों में हाट मेले सज संवर कर तैयार हो जाते हैं हमारे त्योहारों की और घर की रौनक बढ़ाने के लिए। एक ऐसा ही मेला पिछले दिनों दिल्ली हाट में लगा था। दिल्ली हाट के स्फूर्ति मेले में न केवल घर को सुंदर बनाने का हर साजो सामान मौजूद था, बल्कि उत्सव के इस माहौल में आपकी शख्सियत में चार चांद लगाने के लिए भी यहाँ तमाम रंग मौजूद थे। घरों की खूबसूरती की बात की जाए तो लकड़ी का सामान, बांस से बनी कलाकृतियाँ, धातु से बनी मूर्तियाँ और साज सज्जा का हर सामान इस स्फूर्ति मेले में मौजूद था। बदलते वक्त में त्योहारों का अंदाज भी बदल रहा है। आजकल हर कोई अपने घर के लिए ऐसी कलाकृतियाँ खरीदने की कोशिश करता है जो सस्टेनेबल हो, ज्यादा दिन चले और टिकाऊ हो। और अब इस मेटल की बनी गुड़िया को ही लीजिए, देखने में जितनी खूबसूरत है ये टिकाऊ भी उतनी है, लंबे समय तक आपके घर की शोभा बढ़ा सकती है। और ये दिल्ली हाट का स्फूर्ति मेला तमाम ऐसी ही कलाकृतियों से सजा हुआ है, तो आप भी इस मेले का आनंद उठा सकते हैं। सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय की ओर से आयोजित इस मेले में हर राज्य के कारीगरों को न केवल अपनी कला को दिखाने का मंच मिला, बल्कि यहाँ आए ग्राहकों को अपने घर के लिए और खुद अपने लिए भी कई तरह के विकल्पों की सौगात मिली। केवल दैनिक उपयोग की वस्तुएं ही नहीं, बल्कि संगीत जगत से जुड़े वाद्य यंत्र भी यहाँ ग्राहकों को और कला प्रेमियों को खूब पसंद आए। अब इस दुर्लभ वाद्य यंत्र को ही देखिए, जिसे अफ्रीका के किसी कलाकार ने तैयार किया है। हाथों में सहजता के साथ बजाया जाने वाला ये वाद्य यंत्र कई युवाओं को पसंद आया। रंग तरंग डीडी न्यूज। रंग तरंग में आप निकले हैं हमारे साथ एक ऐसी कला परिक्रमा पर जहां पर हर राज्य की संस्कृति आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। और इस वक्त दिल्ली हाट के स्फूर्ति मेला में मैं आपके साथ मौजूद हूं, जहां पर हर राज्य की कलाएं आप तक पहुंच रही हैं। और इस वक्त राजस्थान की ये खूबसूरत कलाकृतियां यहां मौजूद हैं जो उत्सव के आनंद को और बढ़ा सकती हैं। इसमें ना केवल आपके मन की ऊर्जा को बढ़ाने की शक्ति है, बल्कि आपके घर को खूबसूरत बनाने की भी तमाम बातें मौजूद हैं। तो आप भी इस स्फूर्ति मेला में ज़रूर आइए और अपने उत्सवों का आनंद बढ़ाइए। और फिलहाल आपको लिए चलते हैं रंगों के ऐसे आसमान की ओर जहां पर कलाकारों ने अपनी अभिव्यक्ति से रंगों के इंद्रधनुष की चमक कुछ और बढ़ा दी। कला मनुष्य के भीतर बह रहे अभिव्यक्ति के झरने को न केवल बाहर निकालती है, बल्कि उसके मीठेपन का स्वाद देखने सुनने वालों को भी मिलता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कलाकार किस उम्र या पेशे से है, बल्कि जिसके भीतर कला का दीप जल रहा हो वो अपने आसपास उजाला फैला ही देता है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों की कला प्रदर्शनी हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेंटिंग भी यही कहती दिखाई दी। इसमें IRS डॉक्टर सुधा कुमारी,
श्री प्रभाष शंकर और डॉक्टर इंदुबाला के रंगों का इंद्रधनुष सजा था। डॉक्टर सुधा कुमारी ने प्रकृति के रंगों, पेड़ पौधों और मानव मन को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया, तो वहीं डॉक्टर इंदुबाला की तस्वीरों में प्रेम के रंग झलक रहे थे। वहीं श्री प्रभाष शंकर ने महापुरुषों के चरित्रों को अपनी कूची से साकार किया। इन कलाकारों का दिल कला के लिए ही धड़कता है और अपनी तस्वीरों के माध्यम से ये विश्व शांति का संदेश भी देना चाहते हैं। कला के द्वारा एक प्रसन्नता मिलती है और उस प्रसन्नता को दुनिया के साथ बांटा जा सकता है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेंटिंग्स। और अपनी प्रदर्शनी के द्वारा मैं चाहती हूँ कि लोगों में एक उत्साह और शांति का और एक प्रसन्नता का संदेश जाए। जिसके मन में भी हुनर का जुगनू जगमगाने लगता है, फिर वो जीवन के संघर्षों से घबराता नहीं है। भारतीय राजस्व सेवा में अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद जीवन के चितेरे अपने हुनर में रंग भरने के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। इनकी तस्वीरों में कुदरत मुस्कुराती है, प्रेमी युगल गीत गाते हैं और प्रेरक व्यक्तित्व और ओजस्वी नजर आते हैं। अभिव्यक्ति के झरने को बहने से बाधा की कोई चट्टान नहीं रोक सकती। रंग तरंग, डीडी न्यूज। तो रंग तरंग में उत्सवों के इस मौसम में आपके लिए मैं ये मिठाई का डब्बा लेकर नहीं आई, बल्कि ये खास वाद्य यंत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे मुरादाबाद के कलाकारों ने बनाया है। इसे कोमलता के साथ बजाने पर कुछ मधुर ध्वनियां निकलती हैं, कुछ इस तरह, जो आपके दिलो दिमाग को सुकून से भर देती हैं। और कला का संसार भी ऐसा ही है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं मणिपुर, जहाँ के ड्रम कलाकारों ने अपनी कला से सभी को हैरान कर दिया। उत्सवों के आनंद में संगीत की साधना। संगीत को समर्पित सदाचारी संगीत संस्था ने पिछले दिनों पंडित निताई दास घराना संगीत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। भगवान गणपति कला और विवेक के देवता हैं। उनकी आराधना से कलाकारों को शक्ति मिलती है। यहाँ के युवा कला साधक ओडिशी शास्त्रीय नृत्य में अपनी साधना से नए रंग भर रहे हैं। संस्था के सानिध्य में इन युवा कलाकारों का अपनी संस्कृति के साथ लगाव और गहरा हो रहा है। जहां दिल्ली के युवा संगीत साधक अपनी साधना से कला जगत को नए प्रवाह दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर पूर्व की संस्कृति बदलते वक्त में और ऊर्जावान हो रही है। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर मणिपुरी कलाकारों ने परंपरागत वाद्य यंत्र पर संगीत की बेहद मनमोहक प्रस्तुति दी। डांसिंग ड्रम ग्रुप लंबे समय से विभिन्न मंचों पर अपनी अनूठी प्रस्तुतियों से सबको हैरान करता रहा है। एक बार फिर
बेहद आकर्षक वेशभूषा और मन मोह लेने वाले संगीत से इस ग्रुप के कलाकारों ने अपनी धाक जमा दी। रंग तरंग, डीडी न्यूज। अपने घर का कोई गुलदान खाली क्यों रहे, फूल कागज के ही सही, इन्हें सूंघेगा भला कौन। लेकिन फिलहाल मेरे पीछे जो ये फूल देख रहे हैं वो बिल्कुल तरोताज़ा हैं और त्योहारों की, उत्सवों की रौनक बढ़ा रहे हैं। कुदरत से जुड़ी हुई हर चीज़ आपको खुशियों से भर देती है, आनंद से भर देती है, बिल्कुल इन फूलों की तरह। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं ख़ास मेहमान से, एक ऐसी लेखक, एक ऐसी किसान से जिन्होंने ज़मीन से जुड़ी हुई गतिविधियों को बढ़ावा दिया है और उनकी किताब को हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है। मिलते हैं अंकिता जैन से। अंकिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता, आपकी जिस किताब ओहरे किसान को पुरस्कृत किया गया है पर्यावरण मंत्रालय की ओर से, उसके बारे में कुछ बताइए। ओहरे किसान का ख्वाब मैंने और मेरे पति समर्थ ने दोनों ने 2015-16 में देखा था। कारण ये था कि वो जब विदेश से वापस आए भारत में रहने के लिए, तो वो आए यही सोच के थे कि अपने देश के, अपने इलाके के किसानों का कुछ करेंगे। और जो हमारे इलाके के किसान हैं वो सभी बहुत छोटे किसान हैं, छोटी भूमि वाले किसान हैं। उनकी जो समस्याएं हैं वो असल में बड़े पर्दे पर दिखती नहीं हैं, उनको उनके पास जाकर ही समझ सकते हैं। तो जब वो समझना शुरू किया तो लगा कि इन पे सिर्फ बात होनी ज़रूरी नहीं है, इनको माइक लेके हल्ला करके सुनाना भी ज़रूरी है, ताकि लोग समझ सकें कि किसानों की, जो छोटे किसान हैं जो असल में ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनकी संख्या पिछले 10 सालों में बहुत कम हो गई है, वो क्यों हो रहे हैं। अगर ये किसान ख़त्म हो गए तो जो भारत है, जो जिसकी धड़कन किसान है, वो कहाँ चले जाएंगे फिर। तो जब लिखना शुरू किया, डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, उनसे बातचीत करनी शुरू की, उनके इंटरव्यू करने शुरू किए, तो समझ में आया कि ये बहुत अलग चीज़ है जिसको लिखना ज़रूरी है। और ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, इसके साथ साथ हमें ये भी समझाना पड़ेगा कि बदलता पर्यावरण, बदलती जलवायु कैसे इन किसानों को अफेक्ट कर रही है। बिल्कुल। और सिर्फ किसानों को अफेक्ट नहीं कर रही है, वो इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट कर रही है, क्योंकि असल में हम खा तो वही रहे हैं जो वो उगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने जब लिखना शुरू किया तो फिर वो एक किताब बनती गई। अंकिता, आपकी एक और किताब है मैं से माँ तक, जी, जिसमें मातृत्व की जो कहानी है उसको बड़े ही रोचक अंदाज में और अहम सवालों के साथ आपने उसे लिखा है। उस किताब की यात्रा कैसे शुरू हुई? मेरी किताबों की यात्रा जनरली ना मेरे आसपास के माहौल से शुरू होती है। मैं से माँ तक की यात्रा 2016 में शुरू हुई थी। वो भी ऐसे ही शुरू हुई थी कि मेरी पहली प्रेगनेंसी जो थी वो बायोलॉजिकली क्रिएट नहीं हो पाई थी और वो विदिन 1 मंथ टर्मिनेट हो गई थी। तो मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी थी कि अब मैं क्या करूँ, ये भी नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं हो पा रहा। तो मेरी एक मित्र हैं मेरे मीडिया में, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप जो महसूस कर रहे हैं वही लिखिए। और जब मैंने वो लिखना शुरू किया और उनके ज़रिए, वो उनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए जब लोगों तक पहुंचा, तो वो इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। सिर्फ लड़कियां और औरतें, स्त्रियां ही नहीं, मतलब लड़कों के मेरे पास मैसेज आते थे कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी भाभी ऐसा भी फील कर रही होगी, या मेरी बहू ऐसा फील कर रही होगी, या मेरी बेटी ऐसा फील कर रही होगी। आपके कहने से अब हम उनका और ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। अब आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे। इंजीनियरिंग आपने की, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और मुड़ गई आप लेखन की तरफ, ये कैसे हुआ? वो कहते हैं ना, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तो मैं जब छोटी थी 1996-7 में, एक हमारे पंडित जी थे, उन्होंने मेरी कुंडली बनाई। उसमें उन्होंने लिखा कि ये लड़की भविष्य में कला के क्षेत्र में बहुत नाम करेगी। तो मैं बहुत हंसती थी कि क्या लिख दिया इन्होंने, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है कला वाला में, मैं तो मैथ्स पढ़ूंगी, साइंस पढ़ूंगी, स्पोर्ट्स में जाऊंगी। लेकिन वो भाग्य का लिखा किसने बदला? मैंने मैथ्स पढ़ी, साइंस भी पढ़ी, एमटेक भी किया, रिसर्च भी किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन दिल
जहाँ जाके रुका वो राइटिंग ही थी। और 10 साल पहले जब वो शुरू हुआ तो वो इस तरह शुरू हुआ कि वो अब मुझे नहीं लगता कि मुझसे कभी छूटेगा। वैदिक वाटिका आपने एक महिला उद्यमी के तौर पर उसे आगे बढ़ाया है और कई महिलाओं को वो रोजगार भी दे रही है। वैदिक वाटिका आपने क्यों शुरू की? वैदिक वाटिका भी जो है वो मेरा और मेरे पति का एक जुड़ा हुआ ख्वाब है। हम दोनों एक साथ काम करते हैं उसमें, और उसमें बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमारे आसपास की जो वनौषधियाँ हैं, जो हमारे आसपास की नॉलेज है, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वो ज्ञान का भंडार है, वहाँ औषधियों का भंडार है, तो उन चीज़ों के ज़रिए वहीं के लोगों को रोजगार मिल सके। तो हम लोग बहुत सारे, जैसे अभी हम लोगों ने जो कोरोना के समय में महुआ सैनिटाइज़र बनाया था, तो वो हमने महुआ से बनाया। जशपुर महुआ की खदान है, वहाँ हर साल बहुत सारे गांव वाले महुआ बीनते हैं, महुआ बेचते हैं, उससे कमाई करते हैं। महुआ की शराब वहाँ बनती है, घर घर में बनती है वहाँ महुआ की शराब। तो वो जो बनती है उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या हो, तो वो जो गांव की औरतें हैं वो रोती हैं कि हम ही जो शराब बनाते हैं वही पी के हमारी मार पिटाई होती है। तो उस शराब से हम लोगों ने सैनिटाइजर बनाया उसी महुआ से, और उन्हीं स्वयं सहायता समूह की स्त्रियों को हमने वो काम दिया ताकि वो उस काम को कर सकें। जो जशपुर का वन विभाग है उसने बहुत सहायता की हमारी। वन विभाग के साथ मिलकर हम लोगों ने जो मशीन बनाई थी महुआ सैनिटाइजर के लिए, वो मशीन हम लोगों ने वन विभाग के साथ मिलकर उन स्वयं सहायता समूह वालों को दी, अपना फॉर्मूला उनको दिया। वो लोग अब उससे सैनिटाइजर बनाते हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पे जाता है और पुरस्कृत भी हो रहा है। और जो आपके घर में जो सब्जियां उगती हैं, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट उगते हैं, वो अब पूरे देश में भी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो जितने भी वनौषधियाँ हैं, जैसे खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अड़ूसा। तो जनरली लोग नहीं जानते अड़ूसा क्या होता है, लेकिन हम लोगों को जब खांसी होती है जशपुर में तो हम लोग अड़ूसा की पत्ती मंगाते हैं, उबालते हैं और पी लेते हैं। हम लोग को और किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वहाँ अड़ूसा घर घर में लगा हुआ है। और जो काम हम कर रहे हैं, हमारे हर काम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी होती हैं। हम उन्हीं के साथ काम करते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके और हम उनको सिखा सकें कि वो किस तरह कमाई कर सकती हैं। जिस इलाके से आप आती हैं जशपुर, उस इलाके के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्या खास है जशपुर के बारे में? जशपुर जो है वो असल में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पे है। तो ये है तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत सारा झारखंडी कल्चर है। खान पान, बोली, सादरी वहाँ बोली जाती है। छत्तीसगढ़िया नहीं जानते वहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा सादरी बोली जाती है। कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत कुछ झारखंडी होती हैं वहाँ। और नेचर जो है वहाँ, मतलब प्राकृतिक सुंदरता जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। वहाँ पे आसपास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। तो कभी मन में ख्याल नहीं आया कि दिल्ली को साहित्य का गढ़ कहा जाता है, तमाम नामी साहित्यकार इस जगह से हुए हैं, जशपुर छोड़ के दिल्ली आ जाऊं? कभी ये दिल नहीं किया? कभी कभी किया, लेकिन फिर जब सोचा कि अंत में अगले 20 साल में कोई भी साहित्यकार जो दिल्ली में रह रहा हो या बॉम्बे में रह रहा हो, वो कहीं ना कहीं यही सोचता है। जब मैं उन लोगों से बात करती हूँ तो यार बहुत कमा लेंगे तो किसी सुंदर पहाड़ी जगह पे जाके एक घर ले लेंगे, एक फार्म हाउस ले लेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, अपना व्यापार करेंगे, खेती किसानी करेंगे। तो मैं सोचती हूँ मैं तो अभी वही कर रही हूँ। मैं सब छोड़ के वहाँ क्यों जाऊँ और फिर वापस यहाँ क्यों आऊँ। लेखन मेरे लिए शौक या कमाई के जरिए से ज़्यादा मेरी ज़रूरत रहा है हमेशा से। और ये कुदरत आपको प्रेरणा देती है? बिल्कुल, आप कह सकती हैं। और मैंने लिखना जब भी शुरू किया या मैं जब भी कोई किताब लिखती हूँ तो वो तब तक नहीं लिखती हूँ जब तक मुझे अंदर से धक्के ना लगाने लगे कोई। मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ कि नहीं मुझे अब इतने पैसे कमाने ही हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरा जरिया है लिखने का या जो मेरा कारण है लिखने का, उसके लिए जशपुर से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। आप एक उद्यमी के तौर पर काम कर रही हैं, एक फुल टाइम राइटर हैं, एक आर्टिस्ट हैं और 2 बच्चों की माँ। कैसे मैनेज करती हैं? खासकर अगर आपके मातृत्व की बात करूं, मदरहुड की बात करूं, 2 बच्चों को संभालना लेखन के साथ कितना चुनौती भरा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि लिखने के लिए आपको बहुत शांत मन और बहुत शांत माहौल चाहिए, और वो मम्मा के साथ संभव नहीं हो पाता है। तो मैं लिखना
तब करती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि मैंने बच्चों को जल्दी सुलाने की आदत डाली है, तो मेरे बच्चे 7-8 बजे तक शाम को सो जाते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे मैं अपने लिए निकालने की कोशिश करती हूँ, उस समय में मैं लिखती हूँ, उसी समय में मैं अपना सारा आर्ट वर्क करती हूँ। तो इस मातृत्व से जुड़ी हुई कोई कविता हमारे हाँ, साथ? एक छोटी सी कविता है जो मेरी जद्दोजहद बताएगी, जो आपने पूछी है उसी को वो समझाएगी। एक की नन्ही गर्म हथेलियाँ खोजती रहीं सारी रात, मेरी उपस्थिति वह टसकता रहा, पुकारता रहा, इस विश्वास के साथ कि माँ हर पुकार पर पुचकारेगी। ममत्व का कर्ज संभवतः यूं ही उतरता होगा, जब पीढ़ी दर पीढ़ी माताएं बच्चों को पालने में अपनी रातें खर्च करती हैं। हमारा स्वस्थ अस्तित्व ही सबूत है माँओं के हिस्से आई उन स्याह रातों का, जिनके हिसाब संभाल सकें सदियों में ऐसे बही खाते नहीं बने। और एक और आपके व्यक्ति का हिस्सा है जो आपने पूरी तरह कला के लिए रखा है, आपके घर का आंगन, वो खूबसूरत एल्बम्स जो आप लोगों के लिए बनाती हैं, उन सब के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? खासकर उस वीडियो की बात करें जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, आपका घर के आंगन में जी 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 आपने अपने हाथ से लिपाई पुताई करके वो रंगोली बनाई थी। भगवान की दया से इतना सुंदर आंगन मिला है मुझे, तो दिवाली का एक ऐसा चलन बन गया है उस आंगन में कि मेरे उस घर में आने से पहले मेरी ननद वहाँ रंगोली बनाती थी, फिर मैं आई तो मैं भी उसी पसंद की रही, तो हम लोग साथ मिलके उसमें रंगोली बनाते थे। फिर पिछले साल ऐसा हुआ कि बेटी हो गई, बेटी छोटी थी और बेटा भी छोटा ही है, तो जो रंगों से रंगोली बनाते हैं वो तुरंत बिगड़ जाती है, बच्चों को आप डांट भी नहीं सकते। तो ये उपाय निकाला कि इस साल कुछ ऐसा बनाए कि वो पैर मार के तो कम से कम ना मिटा पाए। तो हमने गेरू मिट्टी और गोबर से लिपाई करके उस आंगन की, फिर उसमें वाइट सीमेंट से ब्रश से पूरा बस्तर आर्ट के बेस पे वो रंगोली बनाई, क्योंकि रंगोली तो बनानी थी क्योंकि बेटी आई थी घर में, लक्ष्मी आई है तो कुछ ना कुछ तो उसके स्वागत में करना ही है, तो उसी थीम पे वो रंगोली फिर पूरी बनाई। करीब 17 घंटे मुझे लगे हैं उस आंगन को पूरा रंगने में, लेकिन ये सब करके ना सुकून मिलता है, बस इसलिए हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता आपका रंग तरंग में थैंक इतनी यू, तफसील से लेखन के बारे में बातचीत करने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबुओं से भरी है फिजा, बड़ा खूबसूरत ये आलम है, आओ मुस्कुराएं कि त्योहारों का मौसम है। कुदरत ने आपके त्योहारों के मौसम में 4 चांद लगाने का हर इंतज़ाम कर दिया है। मौसम सुहावना हो रहा है, बयार ठंडी हो चली है और कुदरत आपको पुकार रही है। आइए अपने घरों से बाहर निकलिए, इन हाट मेलों से जुड़िए और अपने त्योहारों की तस्वीर को और चमकदार बना लीजिए। उम्मीद है कि त्योहारों पर हमारा ये ख़ास अंक आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि देश भर की संस्कृति की खबरें और कलाकृतियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे रंग तरंग में। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।